हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में वीकली करंट अफेयर। आज है संडे का होता है वीकली रिवीजन। 17 जून से 23 जून तक जो भी आपने पढ़ा है उसका वीकली रिवीजन करेंगे हम लोग। डिटेल्स भी होगी, तो जो लोग केवल वीकली फॉलो करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग डेली फॉलो करते हैं और उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिविजन होता रहेगा। सारे रिवीजन पॉइंट्स भी लिए गए हैं, स्टैटिक जीके भी बताया जाएगा, टॉप 30 एमसीक्यू होंगे। बिल्कुल आपको कमेंट करते चलना है लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीकली करंट अफेयर की। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए। वहीं पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर डेली, वीकली, मंथली सभी प्रकार की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर उसकी क्विज भी मिल जाएंगी, तो आप क्विज भी लगा सकते हो। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ग्लोबल वाइंड डे। तो वैश्विक पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे ये मनाया जाता है 15 जून को। प्रत्येक वर्ष पवन का क्या महत्व है? बहुत चक्कियां इसी वजह से चल पाती हैं और जिससे हम लोग एक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। तो खास तौर से वैश्विक पवन दिवस इसीलिए मनाया जाता है जिससे नवीनीकरण ऊर्जा जो इससे जनरेट की जाती है इसके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जा सके। 2007 से यह दिवस मनाया जाता है। अगर भारत में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की बात करें तो इसने 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तो अपना है ही, ये बात ध्यान रखना। अगला, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर शिवानी वर्मा हैं, इन्होंने एक एआई टूल या कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दिव्य दृष्टि लॉन्च किया है। ये दिव्य दृष्टि जो होगा ये एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक है और इससे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में भी यूज किया जा सकता है। तो इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की ये समझ लो कि फाउंडर हैं और अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, डॉक्टर शिवानी वर्मा। इन्होंने एआई टूल ये विकसित किया है दिव्य दृष्टि नाम से। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इसका विमोचन किया है? जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिए। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इसका विमोचन किसने किया है? ये पुस्तक लिखा किसने है? तो इसको लिखा है साथियों अल्पना किलावाला ने। जब भी, जिस भी हफ्ते में या कहें जिस भी दिन जो आता है बुक का और अथर वाला जो क्वेश्चन, तो उसमें मैं आपको एक लिस्ट शो कराता हूँ। वो लिस्ट पिछले जिन लगभग की 10 से 12 जो होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो उनके बुक्स होती है, वो मैं लिस्ट में दिखाता हूँ। तो इससे आपका रिवीजन बार बार होता रहता है। ऐसे में आपको अल्पना किलावाला की भी पुस्तक कई बार दिखाई गई है और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कवर कराया ही था। वो लिस्ट अभी मैं लास्ट में भी आपको शो कराऊंगा, तो जिससे आप रिवीजन अच्छे से करते रहो। अल्पना किलावाला की बात करें तो ये आरबीआई की वरिष्ठ अधिकारी हैं और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स देखे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो अपनी इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अगला, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए। आपका ये वीकली रिवीजन चल रहा है। संडे को डेली, संडे को हर बार होता है ये, बाकी दिन तो डेली करंट अफेयर चलता है, संडे को आपका रिवीजन होता है, ठीक है। चलिए, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं दोस्तों श्रुति वोरा। श्रुति वोरा आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इनकी उम्र पता है कितनी है? ये हैं 53 वर्ष की। कोलकाता की रहने वाली हैं और FEAI डिस विश्व कप में CDI 3 इवेंट जीता है इन्होंने। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय बन गए हैं। इसका आयोजन स्लोवेनिया के लिप्का में हुआ था। अगला, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने खीर भवानी महोत्सव आयोजित किया? खीर भवानी महोत्सव या खीर भवानी मेला बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कहां पर होता है? कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी मेला दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में होता है। खीर भवानी महोत्सव वहां पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। द हिंदू का आप आर्टिकल देख सकते हो। खीर भवानी टेम्पल फेस्ट जो है ये 14 जून को कश्मीरी घाटी के गंदरबल जिले में आयोजित हुआ, क्योंकि इस बार ज्येष्ठ अष्टमी का ये दिन था 14 जून को। इस दिन चिनार के पेड़ों के बीच दोस्तों ये पूजा की जाती है। वहाँ एक मंदिर भी है, खीर भवानी मंदिर, प्राकृतिक झील भी है। वहीं पर कश्मीर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वैश्विक शांति सूचकांक, जल्द ही आपको इंडेक्स और रैंकिंग पर आपको वीडियो मिलने वाली है, जिसमें जनवरी से लेकर के अभी तक यानी जून महीने तक जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग आई हैं उनको कवर कराऊंगा। ठीक है ना, जनवरी से जून तक का। तो जल्द ही आएगी इंडेक्स और रैंकिंग की वीडियो, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए चैनल को। वैश्विक शांति सूचकांक इस बार वाला जो आया, इसमें भारत की रैंक कितनी आई? भारत की रैंक 116वीं है। पिछली बार 126 था, उससे भी पहले अगर बात करें तो 136वें स्थान पर था भारत। तो 136 से 126, 126 से 116 पर आ गया। अगला, यहां पर देखो, अगर टॉप की बात करें तो टॉप पर आइसलैंड, आप जानते हो हर बार की तरह इस बार भी आइसलैंड ही टॉप पर है। सेकंड पर आयरलैंड है। देखो, आइसलैंड और आयरलैंड में केवल सी और आर का फर्क है। तीसरे पर ऑस्ट्रिया है, चौथे पर न्यूजीलैंड है और इंडिया 116वें पर है। लास्ट में यमन है 163वें पोजीशन पर। तो लास्ट वाला भी पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जारी किसने किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। अगला, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 नाम का आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण किया? तो मिनटमैन 3 जो है दोस्तों, ये अमेरिका की मिसाइल है। मिनटमैन सीरीज की मिसाइल अमेरिका की है। ये एक आईसीबीएम है। आईसीबीएम बोले तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कवर कर सकती है। तो यानी उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। अमेरिका ने इस मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण किया हुआ है। आप रेंज देख सकते हो, स्पीड वगैरह भी देख सकते हो। 23 मैक की इसकी स्पीड है, यानी ध्वनि की जो चाल होती है उससे 23 गुना ज्यादा तेज चाल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी मिसाइल है, बल्कि मिसाइल है, बैलिस्टिक होगी और न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकती है। तो अमेरिका ने इसका परीक्षण किया है अभी। अगला, हाल ही में संसद भवन परिसर में किसने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो संसद भवन के परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है, बताइए किसने किया? ओम बिरला ने, नरेंद्र मोदी ने, जगदीप धनखड़ ने या अमित शाह ने? तो इसका उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ ने। क्यों? जगदीप धनखड़ दोस्तों ये राज्यसभा के सभापति हैं, ध्यान रखना, राज्यसभा के ये सभापति हैं और राज्यसभा के सभापति के हैसियत से इन्होंने इसका अभी उद्घाटन किया है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का सभापति होता है, यानी पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रेरणा स्थल का इन्होंने जाकर के उद्घाटन किया हुआ है। क्लियर है ना, जगदीप धनखड़ जी ने। अगला, हाल ही में यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन ये दोस्तों हुआ कहां पर? ये हुआ स्विट्जरलैंड में। भारत भी इसमें शामिल था। भारत समेत कई सारे देश इसमें शामिल थे, 100 से ज्यादा देश, और इसमें 78 कंट्रीज ने इस पर सिग्नेचर भी किए हैं स्विस कॉन्फ्रेंस पर। लेकिन भारत ने इसमें सिग्नेचर नहीं किया है, ध्यान रखना, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि भारत का कहना यह था कि आप एक तरफा सिर्फ एक ही पक्ष वाले का ही पक्ष ले रहे हो। ऐसे में अगर युद्ध को एक्चुअल में शांत कराना चाहते हो तो दोनों पक्षों की बात सुनो। दूसरे पक्ष को आप इनवाइट ही नहीं किए, मतलब यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कर रहे हो और यूक्रेन पर जो अटैक किया है, यानी कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, तो रूस को तो बुलाया ही नहीं। ऐसे में भारत इसलिए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए ये कारण और ये चीजें पूछी जा सकती हैं जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। अगला, मिशन चांग ई7, इसके वैज्ञानिक उपकरणों के विकास और प्रस्तुतिकरण के लिए चीन ने किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की है? तो चांग ई7 मिशन है ये। चीन का चांग सीरीज जो है दोस्तों, ये आपने जरूर सुना होगा। चांग सीरीज ये बेसिकली होता है चंद्रमा मिशन के लिए, लेकिन इस बार ये अंतरिक्ष के लिए था। चांग ई5, चांग ई4, चांग ई6 आप अक्सर सुनते होंगे। अभी चांग ई6 चर्चे में रहा क्योंकि ये मिशन गया था चांद पर और वहां से 2 किलोग्राम मिट्टी का सैंपल लेकर आया है। तो ये चांग ई7 की बात हो रही है, मतलब इसके अगले संस्करण की। तो यहाँ वैज्ञानिक उपकरणों के विकास और प्रस्तुतिकरण के लिए अभी इजिप्ट यानी कि मिस्र जिसे कहते हैं हिंदी में, मिस्र और बहरीन, इन दोनों देशों के साझेदारी हुई है चाइना के साथ। ठीक है ना, तो चांगी मिशन में इजिप्ट और बहरीन ने ज्वाइन किया है चाइना को। ओके, तो ये क्या करेंगे? हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाएंगे, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा। ठीक है। अगला, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? देखो, एक और रैंकिंग आ गई, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अच्छा, पिछली बार वाला अगर आपको याद हो, वैसे तो ये 2 साल में एक बार रिलीज की जाती है। लास्ट बार जो था भारत की रैंक जो है वो लास्ट पोजीशन पर थी, यानी कि 180वें स्थान पर थी। ठीक है ना, पिछली बार वाली जो 2022 की रैंकिंग थी।
अब इस बार 2024 की रैंकिंग आई है जो, इसमें भारत 176वें स्थान पर है, यानी कि 4 पायदान का फायदा हुआ है इस बार। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत है 136वें 176वें पर। देखो 2022 में 180 पर था, 180 में 180 पर था, 2020 में 170 पर, 18 में 177, 16 में 141, ऐसे ऐसे रैंकिंग थी। अगला, यहाँ पर अगर टॉप में अगर बात करें तो टॉप 3 जो कंट्रीज हैं उसमें है एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। अगला, हाल ही में भारत अपना डीप सी मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? भारत ने अपना डीप सी मिशन लॉन्च किया। डीप सी मिशन जो है मतलब कि समुद्र की गहराई में जाने का मिशन। तो भारत ने अभी जो मत्स्ययान 6000 लॉन्च किया है उसके जरिए अपना डीप सी मिशन कर रहा है, और ऐसा करने वाला भारत बन गया है मात्र छठा देश, मतलब छठवां ऐसा देश है जो इतनी गहराई तक समुद्र में जा रहा है। तो भारत की इस मिशन का नाम है मत्स्या 6000, और इस जो यान को, जो समर्सिबल टाइप का है, इसको बनाया गया है, इसका नाम है मत्स्ययान। क्या नाम है? मत्स्ययान। ठीक है, तो मत्स्ययान 6000 जो है इस पूरा मिशन का, या कहें कि इस यान का नाम है। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मात्र 27 गेंदों में 100 रन बना करके क्रिस गेल के सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में साहिल चौहान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है टी20 इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? क्रिस गेल का, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का। साहिल चौहान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, देखो ये इंडियन है, ठीक है ना, इंडियन मूल के हैं, इंडिया से गए हुए हैं, साइप्रस के खिलाफ इन्होंने बनाया है, लेकिन इंडिया की तरफ से नहीं बनाया है, ये एस्टोनिया की तरफ से खेलते हुए बनाए हैं। एक्चुअली में आजकल क्या चल रहा है ना, बहुत सारा, क्योंकि अब देखो भारत की आबादी है 144 करोड़ के आसपास में, और टीम कितना खेलते हैं, टीम में कितने खेलते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, 15-16 उसमें चुने जाते हैं जो टॉप 11 में उतरते हैं। तब 144 में कहाँ पे यहाँ पर जगह मिलने वाली? तो ऐसे में बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी, आप देखो अमेरिका में, अमेरिकी टीम में जो खेल रहे हैं उसमें आधे ज्यादा इंडियन भरे, इंडिया और वेस्ट इंडीज वगैरह के। ऐसे ही बहुत सारे दुनिया भर के देश हैं, बहुत सारे ब्रिटिश कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज कह सकते हैं, उनमें बहुत सारे देश हैं जहां पर भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं। ऐसे में एस्टोनिया में ही ऐसे साहिल चौहान गए हैं, तो एस्टोनिया की तरफ से खेलते हुए साइप्रस के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो दोनों ही अभी तो मतलब कि कुछ बड़ी खास टीम है नहीं, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है भाई, टी20 वर्ल्ड कप चल ही रहा है। 27 गेंदों में 100 रन बना करके इन्होंने सबसे तेज रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन 144 रन नाबाद इन्होंने बनाए हैं, जिसमें 18 छक्के लगाए हैं, तो एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है, तो 2 बड़े रिकॉर्ड है। अगला, हाल ही में कितने विजेताओं को कावली पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखो कितने पुरस्कार विजेताओं को कावली पुरस्कार मिला है? 8 कावली पुरस्कार। ये 3 प्रकार के जो कैटेगरी हैं उसमें दिया जाता है। ये 3 कैटेगरियां हैं, भौतिकी, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस। तो फिजिक्स में डेविड चार्नबोनियू को और सारा सीगर को मिला है। नैनो विज्ञान में रॉबर्ट लेंगर को, आर्मंड पॉल ओलिविटाटोस को और चार्ड मर्किन को मिला है। न्यूरो साइंस में नैन्सी कन्विसर को, विनरिक फ्रीवाल्ड को और डेरिस टेसाउ को मिला है। $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है और ये कावली पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगला, हाल ही में किसने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया? तो इस हफ्ते ये भी चर्चित न्यूज रही, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसका नया कैंपस बनाया गया और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों, इस पर बहुत सारे अटैक्स हुए हमारे इतिहास में। 1600 पुराना ये इसका इतिहास रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी का। 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी के आसपास में इसको बनाया गया था। 427 ईस्वी में कुमार गुप्त ने बनाया था, उनके टाइम पीरियड पर बना था। 1199 आते आते इस पर कई अटैक्स हुए, लेकिन 1199 में बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरीके से नष्ट करवा दिया था, इसमें आग लगवा दी थी। हजारों स्टूडेंट जो विदेशों से आते थे पढ़ने यहाँ पर, उनको मार दिया गया था। लाखों बुक्स इसमें जला दी गई थी। तो बाद में इसको फिर से चलाने की बातचीत चली और इसको रीडेवलप किया गया। इसके बगल में एक नया कैंपस बनाया गया, नए तरीके से, फ्रेश तरीके से, वो बन करके अब तैयार हो गया है और नालंदा बिहार में स्थित इस यूनिवर्सिटी का, इस नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। एक और जरूरी बात दोस्तों, आज के बाद से इसकी ई बुक की प्राइस बढ़ जाएगी। अभी के लिए ये 75 रेट्स में है, सामान्य विज्ञान के रेलवे स्पेशल ई बुक। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, आज अंतिम मौका है, क्योंकि आज के बाद प्राइस इसका होने वाला है 99। बहुत ज़्यादा ये पसंद आ रही है लोगों को,
और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस ई बुक को अपना बना सकते हो। एक और जरूरी बात, कुछ डिमांड्स आ रही हैं इंग्लिश में, अगर जिनको प्योर इंग्लिश में चाहिए ये ई बुक वो लोग कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं तो इंग्लिश में भी वही ट्रांसलेट करवाया जाएगा और फिर वो भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो 120 पेजेस हैं, इसके बारे में अगर पूरा बताऊं आपको, 1100 प्लस क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर माध्यम में। इसके अलावा लास्ट में वन लाइनर, जो कि सबसे खास चीज है इसका, वन लाइनर से आप लास्ट टाइम पर रिवीजन कर सकते हो। तो साइंस में चूंकि आप देखो लोको पायलट की वैकेंसी बढ़ गई है, जेई की वैकेंसी, एनटीपीसी की आने वाली है, इसके अलावा टेक्नीशियन की बढ़ गई है, तो ऐसे में साइंस का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। इस ई बुक को अभी ले डालो और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। अगला, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ये बात ध्यान रखना। व्हाट्सएप करोगे क्यूआर कोड भेजा जाएगा, वहीं पर पेमेंट करोगे तो आपको ई बुक भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर। अगला, हाल ही में कहां पर बान जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ? तो बान जलवायु सम्मेलन ये जर्मनी के बान शहर में हुआ। जर्मनी में है बान शहर, वहीं पर ये जलवायु सम्मेलन हुआ। ये एक प्रकार से समझो कि छोटा इवेंट था कॉप 29 का। कॉप 29 अभी होना है आगे 2000 मतलब इसी वर्ष में 2024 में ही लास्ट में होगा, दिसंबर टाइप में, नवंबर दिसंबर के आसपास में। लेकिन उससे पहले जर्मनी के बान शहर में एक छोटा सा ऐसा इवेंट हुआ जो यूएनएफसीसीसी के सहायक निकायों का था। तो बान जलवायु सम्मेलन के नाम से जाना गया क्योंकि बान में हुआ। कॉप 29 कहाँ होगा? ये बाकू अजरबैजान में होगा, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। कॉप 28 कहाँ हुआ था? यूएई में। कॉप 27 कहाँ हुआ था? मिस्र में, इजिप्ट में। अगला, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर पहली ट्रेन चली, ये ब्रिज कहाँ बना है? तो सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज ये कहाँ है? ये दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर की और ये आईफल टावर से भी 30 मीटर लगभग में ऊंचा है, क्योंकि आईफल टावर 330 मीटर है, पेरिस वाला आईफल टावर, और 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऐसे में ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है। ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर बना है चिनाब रेल ब्रिज। 30,000 मीट्रिक टन का इसमें स्टील उपयोग किया गया है। 1.3 किलोमीटर लंबाई ये ब्रिज है, लंबा ब्रिज है, और 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गए हैं? यानी मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली। हालांकि पिछली बार भी थे यही, इस बार भी यही है, तो एक प्रकार से कहें कंटिन्यू है। और रणवीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह इनसे पहले थे। ठीक है, अभी ये आ गए दोबारा। क्रोल की ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट। इसके अनुसार विराट कोहली ने इस साल 228 मिलियन डॉलर की कमाई की है, रणवीर सिंह ने 203 मिलियन डॉलर की, और शाहरुख खान तीसरे नंबर पर रहे 121 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ। अगला, हाल ही में किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप के थाईबोल्ट सैटेलाइट ने पृथ्वी के 15,000 चक्कर पूरे किए? तो दोस्तों अभी हाल ही में ध्रुवा स्पेस का 2 सैटेलाइट था, थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2। तो ये दोनों अपना टाइम पीरियड पूरा कर लिया है, अपना चक्कर 15,000 इसको लगाना था पृथ्वी का, वो पूरा कर लिया है, और अब ये हो रहा है रिटायर। रिटायर बोले तो अब अपना ऑर्बिट छोड़ करके गया। तो अपना ऑर्बिट जब छोड़ा तो 15,000 चक्कर पूरा कर लिया, तो ऐसे में न्यूज बनी और मैं आपको आपके सामने बता रहा हूँ ये न्यूज। थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 को इसरो के PSLV C-54 रॉकेट से 2022 में नवंबर महीने में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अब ये मिशन अपना पूरा कर लिया है। हैदराबाद में स्थित ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। ध्रुवा स्पेस की स्थापना 2012 में की गई थी। संजय निकांती इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के इन्होंने स्थापित किया था। अगला, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में विनोद गनात्रा को दोस्तों नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा जो है ना, ये बच्चों के लिए मूवियां बनाने के लिए फेमस हैं, और अभी हाल ही में अफ्रीका में ये अफ्रीका के प्रतिष्ठित ये पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, और ऐसा सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। विनोद गनात्रा को दोस्तों 36 इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अगला, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे दोस्तों ये मनाया जाता है 21 जून को। अभी हाल ही में 21 जून गया, और 21 जून को ये मनाया गया पूरे वर्ल्ड लेवल पर। भारत की ही पहल पर ये शुरुआत हुई थी, 2015 से मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर।
इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और ये ग्रीष्म संक्रांति होती है। इसके बाद सूर्य जो है वो दक्षिणायन में प्रवेश करता है। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये है इस बार की थीम, इसको याद कर लो, ये पूछा जाएगा जरूर। अगला, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, इसको लिख के ले लो, छपेगा जरूर ये क्वेश्चन। ये बनाए गए भर्तृहरि महताब, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनना तय है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? ये वो अध्यक्ष होता है, वो टेम्पोररी अध्यक्ष होता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नवनिर्वाचित लोकसभा के आए हुए सदस्यों को शपथ दिलाने मात्र भर का होता है। तो ये एक दिन के लिए होंगे भर्तृहरि महताब लोकसभा के स्पीकर, और जो सभी सदस्यों को, नवनिर्वाचित जो सदस्य आए हैं उनको दिलाएंगे शपथ, ठीक है ना। ये कटक से 7 बार के सांसद रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको अभी नियुक्त किया गया है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, लोकसभा में। अब 24-25 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा लोकसभा का, ठीक है। अभी प्रोटेम स्पीकर बने हैं, सबको सदस्यता दिलाएंगे, उसके बाद फिर जब पहली बैठक होगी तो अध्यक्ष चुना जाएगा। अगला, किस भारतीय सेना बल ने अपना पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक खोला? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने भारत का अपना पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक खोला हुआ है। भारत में तो कई ऐसे स्किन बैंक हैं जहां पर स्किन ट्रांसफर होता है, स्किन ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन इंडियन आर्मी ने अपना खुद का पहला ऐसा स्किन बैंक खोला है। और ये स्किन ट्रांसप्लांटेशन में ना सिर्फ भारतीय सैन्य कर्मियों की मदद करेगा, बल्कि जो रिटायर हो चुके हैं या फिर उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके भी स्किन ट्रांसप्लांटेशन में मदद करेगा ये स्किन बैंक। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो दोस्तों अभी पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि एनवीडिया जो है ये दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है, लेकिन अब इस बार फिर से इसके शेयर मार्केट्स में उछाल देखने को मिले और ये बन गई दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। इसने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछली बार एप्पल को पीछे छोड़ा था, दूसरे पर आई थी, इस बार माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर ये पहले पर आ गई है। तो एनवीडिया जो है ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल सबको पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। 3.335 ट्रिलियन डॉलर आज के टाइम पर इसकी पहुंच गई है मार्केट वैल्यू। सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट है 3.10 ट्रिलियन डॉलर पर, थर्ड पर है एप्पल। चलिए, एनवीडिया की स्थापना दोस्तों 1993 में हुई थी। जेनसन हुआंग इसके सीईओ हैं, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। अगला, नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स में कौन सा मेडल जीता? नीरज चोपड़ा भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं, ओलंपिक चैंपियन हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं वर्तमान में, और इन्होंने अभी पावो नूर्मी गेम्स में भी गोल्ड जीत लिया है। तो यानी ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, पावो नूर्मी चैंपियन। अभी हाल ही में दोहा डायमंड लीग हुआ था, उसमें इस बार तो ये चूक गए थे चैंपियन बनने से, लेकिन पिछली बार ये उसमें भी चैंपियन रह चुके हैं, इस बार सिल्वर पाए थे। तो फिनलैंड के तुर्कू में आयोजित हुआ था पावो नूर्मी गेम्स, इसमें इन्होंने 85.97 का अपना बेस्ट थ्रो किया और जीता गोल्ड। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कितने प्रतिशत आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है? इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी अभी। पटना हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें बिहार सरकार का जो बिल ला करके बाकायदे कानून बना करके 50% लिमिट को क्रॉस करते हुए 65% तक का आरक्षण लिमिट कर दिया गया था, इसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। 65% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस मिला करके टोटल 75% आरक्षण हो जा रहा था, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और इसका हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट ने ये रद्द कर दिया है बिहार में, ठीक है। तो बिहार में 65% रिजर्वेशन अब फिलहाल अभी के लिए नहीं होगा, लेकिन हालांकि अभी ऊपर भी अदालत में क्लेम किया जा सकता है। बिहार सरकार ने जब जातिगत जनगणना करवाया था तो उसके बाद से इसे बढ़ाकर 65% तक कर दिया था, और ईडब्ल्यूएस का 10% जोड़ने पर यह 75% हो जा रहा था। अगला, इस पर डिटेल अगर आपको जानना है तो वो वीडियो देखिएगा जरूर, अभी मैंने आपको दी हुई थी, उसमें पूरा अच्छे से समझाया था। अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? योगा फॉर स्पेस। तो योगा फॉर स्पेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों ये हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। यहाँ पर देख पाओगे आप योगा फॉर स्पेस। ये योग दिवस के दिन स्पेस सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि आसमान में जाकर योग करना है,
इसका मतलब ये हुआ कि चलो इसी योग के अवसर पर सब लोग मिला जाए और थोड़ा सा स्पेस में कैसे हम लोग को अपनी पकड़ और मजबूत करनी है इस पर बातचीत की जाए। तो इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट देश भर के बुलाए गए थे और एस वास यूनिवर्सिटी ने इसे होस्ट किया था, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर के। चलिए, इस बार की थीम योग दिवस की ध्यान रखना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला अगला है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने किसको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया? तो यूएनएचसीआर ने अभी हाल ही में अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। किसे? थियो जोम्स को। थियो जेम्स जो हैं ये एक ब्रिटिश एक्टर हैं, अभिनेता हैं, और इनको बनाया गया है इसका गुडविल एम्बेसडर। ये इससे पहले भी जुड़े हुए हैं यूएनएचसीआर से, बहुत पहले से 2016 से जुड़े हुए हैं और एक्टिवली ये काम कर रहे हैं। तो इनको अभी शरणार्थियों के लिए एक का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये इसका फुल फॉर्म है यूएनएचसीआर का, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार दुनिया भर में 120 मिलियन लोग विस्थापित जीवन जी रहे हैं, शरणार्थी बनकर के जी रहे हैं दूसरे देश में जाकर के। अगला, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला भ्रूण रक्त आधान किया? तो अभी हाल ही में एम्स दिल्ली ने दोस्तों भारत का पहला भ्रूण रक्त आधान सक्सेसफुल किया है। ये भारत में तो पहला है, दुनिया में कुल 8वां ऐसा ये समझ लो रिस्की ब्लड ट्रांसफ्यूजन था। अभी तक फ्यूटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ 8 ही हो पाए हैं सक्सेस, ठीक है। भारत उनमें से अब एक कर चुका है। तो भारत का पहला ये था, हरियाणा की एक महिला थी, 7 बार का गर्भावस्था इसका विफल हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर इन्होंने ओडी फेनोटाइप रेड सेल इकाई का उपयोग किया था जापान से मंगा करके, और वो फिर फेटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम आया। अगला, T20 विश्व कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी और इसमें हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आप बताओगे पैट कमिंस। पैट कमिंस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन हैं और इनकी ही कप्तानी में अभी जीता था वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को हरा करके, और अभी इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में एक हैट्रिक ले ली है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दोस्तों कुल 7वीं हैट्रिक थी, इस बार की ये पहली हैट्रिक थी, ठीक है ना, 2024 की। अगर T20 वर्ल्ड इतिहास में पूछा जाए कि पहले हैट्रिक किसने ली थी, तो ब्रेटली ने ली थी। पहला वाला जब वो इवेंट हो रहा था 2007 में, तभी इन्होंने लिया था। T20 वर्ल्ड कप इस बार अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है। 29 जून को फाइनल खेला जाएगा, 1 जून से शुरू हुआ है, 9वां संस्करण है और 4 पूर्व खिलाड़ियों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, ये अब महत्वपूर्ण दिवस हैं जो जून महीने के आए, इनका हम लोग रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन पॉइंट्स हैं कुछ, उनको हम लोग रिवाइज देखेंगे, ठीक है ना, रिवाइज करके देखेंगे। जैसे अभी वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया, यानी कि ग्लोबल पेरेंट डे मनाया गया 1 जून को। 1 जून को ही वैश्विक दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रशियन लैंग्वेज डे। 7 जून को वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 11 जून इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, ग्लोबल विंड डे। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है ना। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। अब कुछ जो आयोजन सम्मेलन हुए हैं उनका रिवीजन कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में हुआ। बान जलवायु सम्मेलन बान जर्मनी में हुआ। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ। IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। G7 समिट ये हुई इटली में। कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक समिट ये फिक्की द्वारा दिल्ली में हुई। इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में हुआ। परावर्तन चिंतन नई दिल्ली में हुआ। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। तो नियुक्तियों में अभी सुरामा पाढ़ी को उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिए इस वीकली में मैंने टॉप 30 लिया है क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखेंगे जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। राजीव अग्रवाल को पेटीएम का गैरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO होंगे। अजीत डोभाल NS से फिर से नियुक्त किए गए हैं। ज्योति विज फिक्की के नए महानिदेशक। समीर बंसल PNB मेटलाइफ के MD CEO। इमैनुअल सोबरैन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। ऋषभ गांधी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO। ये प्रमुख सूचकांक हैं जिनमें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हम आ गए हैं 63वें पर।
वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें पर, शांति सूचकांक में 116वें पर, ग्लोबल जेंडर गैप में 129वें पर, यात्रा पर्यटन में 39वें पर, एम्बर की सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे पर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वें पर, पासपोर्ट के सस्तापन के मामले में दूसरे पर, साइबर क्राइम में 10वें पर। क्लियर है? चलिए, तो ये रिवीजन था। आई होप आपको पसंद आई होगी रिवीजन। और अगेन एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, आज लास्ट डेट है। आज के बाद सामान्य विज्ञान की ई बुक का प्राइस बढ़ जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए आप लोग और इस ई बुक को प्राप्त कीजिए। जो लोग बुक चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन प्रैक्टिस बुक, तो ये अमेजन पर मिल जाएगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ दोनों मिलेगी। मैं मिलूंगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्कोर जरूर कमेंट करके बता देना।